हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 28 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम एग्जाम गुरुजी है और ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। और ऐप पर डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट अपडेट होता है, तो वो भी लगाना मत भूलिएगा। ये हमारी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, और एमपीजीके के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये फुल कोर्स अवेलेबल है एमपीपीएससी के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बात करेंगे आज के थॉट ऑफ द डे की। हमारा आज का थॉट है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी हमारे अंदर, हम सब के अंदर कुछ करने के लिए एक अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकें। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ये इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी आसानी से हमें चीज़ें प्राप्त होंगी, और ये इच्छा शक्ति जितनी कमज़ोर होगी उतना ही मुश्किल होगा हमारे लिए दुनिया में किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। तो अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी जो विल पावर है, जो अपनी इच्छा शक्ति है, उसको मजबूत बनाइए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को किस संगठन के 75वें अधिवेशन को संबोधित किया, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वें सत्र को संबोधित किया। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 सितंबर को। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ है, और ये शुरू हुआ है भारत और जापान के बीच। चौथा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक का आयोजन हुआ, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। पांचवा प्रश्न, भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा क्षेत्र में समझौता किया है, ये भारत ने डेनमार्क के साथ में किया है। और छठवां प्रश्न है कि किस देश के नव नियुक्त प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दे दिया है, तो एक महीने पहले लेबनान में ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। सातवां प्रश्न है कि किस प्रदेश सरकार ने एकीकृत पोर्टल यू राइज का शुभारंभ किया है, तो इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है, और ये पुरस्कार केरल ने जीता है। और नवा प्रश्न है कि टायर निर्माण कंपनी सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, और ये बने हैं आमिर खान। और 10वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितनी बैटरी चालित बसों और कितने चार्जिंग स्टेशंस को मंजूरी दी है, तो 670 बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा निम्न में से किन विधेयकों को मंजूरी दी गई है, तो ये जो है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, इसको भी मंजूरी दे दी गई। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता विधेयक, इसको भी मंजूरी दे दी गई। और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, इसको भी मंजूरी दे दी गई। यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और इन्होंने संसद से पारित 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी, और 27 सितंबर को इनके द्वारा ये मंजूरी दी गई है। ये विधेयक कौन कौन से हैं, तो किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020, और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो हाल ही में जम्मू कश्मीर पर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया गया, तो इसको भी मंजूरी दे दी गई है। और इस विधेयक के बाद जम्मू कश्मीर में अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू जो है वो उस राज्य की आधिकारिक भाषाएं होंगी। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की करेंगे कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार के विश्व पर्यटन दिवस का जो विषय है वो है पर्यटन और ग्रामीण विकास। दुनिया भर के अंदर जो बड़े शहर हैं उसके बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विरासत है उसको सुरक्षित रखने का जो अवसर है उसको उपलब्ध कराने के लिए
पर्यटन की अनोखी जो भूमिका है उसको रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समापन समारोह पर गांधी कथा आयोजित की गई और इसका आयोजन हुआ अफ्रीकी देश मेडागास्कर में। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दुनिया के जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है उसका नाम है मेडागास्कर। इसमें भारतीय दूतावास में के राजदूत हैं अभय कुमार। अभय कुमार ने इनकी पहल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जयंती मनाई जा रही है उसके समापन समारोह पर गांधी कथा आयोजित की गई। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, 150वीं जयंती कब हुई पूरी? तो 1869 में उनका जन्म हुआ था और 2019 में उनके जन्म को 150 वर्ष हो गए। तो 2019 से लेकर 20 तक 150वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के निदेशक और गांधी दर्शन के ज्ञाता प्रोफेसर मकरंद परांजपे द्वारा औसैनिक गांधी थीम पर इस कथा का वाचन किया गया और इसमें मेडागास्कर और कोमोरोस के प्रतिनिधि भाग लिए। मेडागास्कर में भारतीय मूल के करीब 18,000 लोग रहते हैं और इनमें से अधिकांश जो है वो गुजरात के हैं। बात करेंगे मेडागास्कर की, तो यहाँ की राजधानी अतानानारिवो है और राष्ट्रपति यहाँ के एंड्री राजोलिना है। मुद्रा यहाँ की मालागासी एरियरी है। चलिए मैप में मैं आपको अब मेडागास्कर लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको मेडागास्कर जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ दक्षिण में, और ये इंडियन ओशियन के अंदर ये जो ब्लू कलर का बड़ा सा द्वीपीय देश देख रहे हैं यही मेडागास्कर है। राइट, मेडागास्कर का यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ का फ्लैग है और ये यहाँ का राजकीय चिन्ह है। अब मेडागास्कर के बीच में देखेंगे तो ये इसकी राजधानी है एंटानानारिवो, ये आपको याद रखना है। आसपास कौन कौन से देश है? तो इस तरफ एक और देश है जिसका नाम है कोमोरोस, तो ये आप याद रखेंगे कोमोरोस यहीं पर स्थित है। बीच में ये मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल इधर देश मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में मोजाम्बिक चैनल है और इस तरफ बगल में और छोटे छोटे देश है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहेंगे ये मॉरिशस है और ये फ्रांस की टेरिटरी है रीयूनियन, जबकि मॉरिशस अलग देश है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने 27 सितंबर को पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से ये 7 सिस्टर्स हैं? सबसे पहले आप देखेंगे तो असम है। असम को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप देखेंगे तो नागालैंड है। राइट, फिर मेघालय, आपको नाम याद रखना है इन राज्यों के। मेघालय के बाद देखेंगे तो त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। ये 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है और एक इनमें कभी कभी सिक्किम को भी जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 8 राज्य हो जाते हैं, लेकिन 7 सिस्टर्स के नाम से इन 7 राज्यों को जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्य भारत के ये हैं। राइट, तो इसका उद्देश्य क्या है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धरोहर और व्यापार, इस प्रकार की अलग अलग क्षमताओं को उजागर करना ताकि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट के रूप में लोगों को अधिक से अधिक नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता चल सके। उद्देश्य क्या है? यहाँ के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि रमणीक गंतव्य के रूप में, यानी कि एक अच्छे स्थान को घूमने के रूप में पूर्वोत्तर का जो महत्व है उसको उजागर करना ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं पूर्वोत्तर पहुँच सकें। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि किसके द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च की गई है और इसको लॉन्च किया गया है ICAR के द्वारा। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने हाल ही में एक नई चुनौती शुरू की है और इसका नाम है कृतज्ञ, यानी कि कृषि तकनीक ज्ञान हैकाथॉन। अब ये जो है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी कि NAHEP इसके तहत शुरू की गई है। तो ये आपको याद रखना है और इसका उद्देश्य ये है कि कृषि के अंदर अधिक से अधिक मशीनीकरण हो
और विशेष रूप से ऐसी मशीनें बनाई जाएं जो महिलाओं के अनुकूल है। तो इस प्रकार के उपकरणों को बढ़ावा देना। विश्वविद्यालय और अलग अलग संस्थानों के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। संकाय और उद्यमी एक समूह इसमें बना सकते हैं और आयोजन में भाग ले सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि छठवां है कि केंद्र सरकार ने MSME के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने के लिए कितने कार्यबलों का गठन किया है। तो इसके लिए 5 कार्यबलों का गठन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सरकार ने देश के अंदर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, यानी कि जिसको हम MSME कहते हैं, यानी कि माइक्रो, M फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम, E फॉर इंटरप्राइजेस, तो इनको MSME कहा जाता है, राइट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। तो इनके लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने के लिए 5 कार्यबलों का गठन किया है और इन कार्यबलों का उद्देश्य ये है कि भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का बने और दुनिया में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में बनकर उभरे। अब ये जो 5 कार्यबलों का गठन किया गया है 5 अलग अलग क्षेत्रों के लिए, तो पहला क्षेत्र है उद्योग 4.0। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D और वर्चुअल रियलिटी, इस प्रकार के चीज़ों के बारे में ये अपना काम करेगा। दूसरा क्षेत्र है निर्यात संवर्धन और आयात में कमी, यानी हम कम से कम आयात करें और निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तीसरा क्षेत्र है कि हमारी जो मौजूदा क्लस्टर योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से नियोजित किया जाए कि वे सूक्ष्म स्तरीय जो उद्योग हैं उनके साथ अत्याधुनिक उद्योगों की सहायता कर सके। इसके अलावा चौथा कार्यबल जो होगा हमारी प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी केंद्रों को एकीकृत करने के तरीकों पर ध्यान देगा। और पांचवा जो होगा ZED यानी कि शून्य दोष और शून्य प्रभाव और लीन विनिर्माण स्पर्धा के लिए इस प्रकार की जो आधुनिक योजनाएं हैं, आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं, डिजाइन है, बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, विपणन योजनाएं हैं, इनसे संबंधित योजनाओं पर काम करेगा। तो ये 5 अलग अलग कार्यबल गठित किए गए हैं। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि 27 सितंबर को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है। तो इनका नाम है जसवंत सिंह, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, इनका 27 सितंबर को एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और ये 82 वर्ष के थे। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और भारत के रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी ये रहे थे। पहले ये सेना में थे मेजर के पद पर और मेजर के पद से फिर ये राजनीति में आए थे। 4 बार लोकसभा के सांसद रहे, 5 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और ऊपरी सदन के विपक्ष के नेता के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और 2012 में ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी थे NDA की तरफ से, तो ये आपको याद रखना है। बात पिछले करंट अफेयर में दूसरे राजनेताओं के निधन की करें तो 24 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि जो वर्तमान रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, इनका कोरोना के कारण निधन हो गया। 14 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, इनका 13 सितंबर को निधन हो गया। और 1 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि 1 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि 31 अगस्त को निधन हो गया भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो ये EESL क्या है ये आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इसके प्रबंध निदेशक बने हैं रजत सूद, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऊर्जा मंत्रालय की एक ये कंपनी है और इसने रजत सूद को अपने नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और ये स्थान लेंगे एस गोपाल का। तो ये आपको याद रखना है। ये एस गोपाल साहब पहले अंतरिम MD के रूप में इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। EESL ने इससे पहले इन्होंने क्या किया है, स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में ये काम कर चुके हैं सूद साहब। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर में कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्तियों की। तो SS कृष्णन, इनको पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसके अलावा मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। और हेमंत खत्री जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD बने हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री है पिनाकी चतुर्वेदी, इनको राष्ट्रीय लोकवित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और विनय टोन्स, ये SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है।
बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तो 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसने 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना, इस प्लास्टिक पार्क की योजना के तहत 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी इनके द्वारा दी गई है। ये प्लास्टिक पार्क किन राज्यों में स्थापित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में इनको स्थापित किया जाना है। और ये एक प्लास्टिक पार्क क्या होता है। तो ये प्लास्टिक पार्क जो है उद्योगों का एक क्षेत्र होता है जो प्लास्टिक और संबंधित क्षेत्रों के लिए समर्पित होता है, यानी कि ऐसी जगह होती है जहां पर सभी उद्योग जो है प्लास्टिक और प्लास्टिक से जुड़े हुए जो अन्य क्षेत्र हैं उससे संबंधित उद्योग लगाए जाते हैं। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि 24 सितंबर को आयोजित सार्क के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसकी मेजबानी की गई थी नेपाल के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, इसके देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24 सितंबर को इसकी बैठक आयोजित हुई थी और इस बैठक की मेजबानी की थी नेपाल के विदेश मंत्री, और बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सार्क क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस भी कई बार कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। और 2007 में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुआ था भारत के विशेष सहयोग से। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो दूसरी जो बैठक हुई है तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने 13 सितंबर को थाईलैंड में विदेश मंत्री थाईलैंड के जो हैं डॉन प्रदुमवियन, इनके साथ मिलकर आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इसके अलावा ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक 4 सितंबर को आयोजित हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और भारत के जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मास्को गए थे। 3 सितंबर को मैंने आपको ये बताया था। अब बढ़ेंगे कल के सवाल की तरफ। आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं तक था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसमें जो भारत है वो 116वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जो सही उत्तर देते हैं उनको बहुत बधाई, जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन कृपया उत्तर जरूर दिया करें। अब आज का हमारा सवाल है कि आईपीएल का 13वां सत्र किस देश में शुरू हुआ है। तो आईपीएल का जो 13वां सत्र शुरू हुआ है वो किस देश में, ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।